हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। सो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था सिंप्लेक्स मेथड। हमने उसमें डिस्कस किया था कि सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है और वो किन केसेस में अप्लाई होता है, और उसके लिए वो मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम में क्या कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, और हम कैसे सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने से पहले अपनी प्रॉब्लम को जनरल फॉर्म से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स जो बेसिक स्टेप्स हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले के, वो हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आए हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले वो पुरानी वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको थोड़ा सा स्टार्ट कैसे करना है उन चीजों की क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई होता है, उसके क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं, और हम आज डिस्कस करेंगे पहला केस, दैट इज मैक्सिमाइजेशन केस। मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जैसे हम बोलते हैं जनरली वी हैव टू ऑब्जेक्टिव्स, मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन। तो आज हम जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे मैक्सिमाइजेशन केस की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहली एग्जांपल। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 40x1 प्लस 35x2। तो हमने कहा था कि यूजुअली सिंप्लेक्स मेथड यूज होता है वेयर वी हैव मोर देन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो लेकिन दो वेरिएबल्स पे भी सिंप्लेक्स मेथड लग जाता है, लेकिन क्योंकि वहां पर ग्राफिकल मेथड भी एप्लीकेबल है, वो भी इजीली लग जाता है दो वेरिएबल्स के केस में, और वो कंपैरेटिवली इजी होता है, इसलिए हम ग्राफिकल मेथड ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन हम कैसे दो वेरिएबल्स के लिए भी सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम तीन वेरिएबल्स यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहली एग्जांपल हमारी है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 40x1 प्लस 35x2 सब्जेक्ट टू ये दो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, और लास्ट में हमारा नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट है। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि सबसे पहले तो हमें चेक करना है, जब भी हमें क्वेश्चन गिवन है तो हमें सबसे पहले देखना है कि जो दो बेसिक कंडीशंस है हमारी सिंप्लेक्स मेथड के लिए वो सेटिस्फाई होती हैं या नहीं। ठीक है, तो पहली कंडीशन थी हमारी कि जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स है उनकी राइट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड बी नॉन नेगेटिव, वो है, इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरी कंडीशन हमारी कहती है कि जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर कौन से हैं, x1 एंड x2, तो जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो भी नॉन नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, दे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। तो x1 x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक पहला क्राइटेरिया है वो फुलफिल होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कहा था, हम क्या चीज देखते हैं कि हमें यहाँ स्लैक या सरप्लस वेरिएबल लगाना होता है। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो उसके लिए अब स्लैक लगेगा या सरप्लस वेरिएबल, उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टेंट्स में लेस देन इक्वल टू का साइन है या ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, यहाँ पर है लेस देन इक्वल टू का साइन। ठीक है, और दोनों ही कॉन्स्टेंट्स में हमारा लेस देन इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो 60 से कम या उसके बराबर होनी चाहिए, राइट। तो अगर 2x1 प्लस 3x2 50 है, ये इससे कम है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। इसका मतलब वी हैव टू ऐड द डिफरेंस। ठीक है, 60 और 50 का डिफरेंस है 10, तो इसका मतलब यहाँ पर हम स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। ठीक है, और दूसरे केस में भी लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पर भी हम स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 40x1 प्लस 35x2। अभी हम और कुछ नहीं करते, पहले हम कॉन्स्ट्रेंट्स को लिखते हैं। सब्जेक्ट टू, हम यहाँ लिखेंगे 2x1 प्लस 3x2, यहाँ हमने क्या करना है, स्लैक वेरिएबल ऐड करना है s1 इज इक्वल टू 60। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 4x1 प्लस 3x2, यहाँ स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे s2 इक्वल टू 96। ठीक है, साथ ही हमने कहा था कि हम थोड़ा सा और इसको अच्छे फॉर्मेट में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये दो वेरिएबल्स है ना s1 s2, तो इनको हम कोशिश करते हैं हर इक्वेशन में इसको लिख दें, मेंशन कर दें। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में s2 वैसे तो नहीं आना चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ एक फॉर्मेट के लिए उसको लिखना है, इसलिए हम इसको लिखते हैं 0 इंटू s2। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 0 है। और दूसरी इक्वेशन में s1 नहीं है, तो हम
0 इंटू S1 लिखते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर भी S1 S2 आना चाहिए, लेकिन वो हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को इफेक्ट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो टोटल प्रॉफिट हमने निकालना है वो भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हम उसका भी कोफिशिएंट यहाँ पर 0 रखते हैं। तो 0 S1 प्लस 0 इंटू S2, ये बन गया हमारा, ये 0 है, ठीक है। दिस इज नॉट O, कंफ्यूज नहीं होना है, ये 0 है, ठीक है। तो मैक्सिमाइज ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये आगे हमारे कॉन्स्टेंट्स, और फिर नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स में भी हमें सारे वेरिएबल्स मेंशन करने हैं। तो x1 x2 s1 s2 इज ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम पे हम अपना सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जनरल फॉर्म से बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। अब इसके बाद हमें एक चीज और करनी है, वो हम क्या करते हैं, हम इस प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप ये स्टेप याद रखिए कि हम क्या करेंगे, इस पूरी प्रॉब्लम को, ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। और वो फॉर्म कैसी होनी चाहिए, ax इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब इसमें ax इक्वल टू बी का क्या मतलब है, a हमारा मैट्रिक्स है जो हमारे सभी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स आएंगे, ठीक है। फिर दूसरा x हमारा बताएगा जितने वेरिएबल्स हैं उसका मैट्रिक्स, और इक्वल टू b है ना, मतलब राइट हैंड साइड पे हमारे जितनी वैल्यूज हैं उसका मैट्रिक्स, ठीक है। ax इज इक्वल टू b। अब ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा, देखिए, हमारी जितनी इक्वेशंस है उतनी हमारी रोज बनेंगी, राइट। तो हमने क्या करना है, x1 x2 s1 s2 सारे वेरिएबल्स ऐसे लिख लिए, ठीक है। ये मैट्रिक्स के अंदर नहीं है, ये ऊपर एक तरह से अपनी रेफरेंस के लिए है, ठीक है। तो हमने पहली इक्वेशन की वैल्यूज लिखनी है। तो पहली इक्वेशन में देखिए 2x1, x1 का कोफिशिएंट है 2, x2 का है 3, s1 के लिए हम बोल सकते हैं 1 इंटू s1 और s2 का है 0, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहली इक्वेशन के लिए 2 3 1 0, ठीक है। और फिर इसी तरह से दूसरी इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे x1 का कोफिशिएंट है 4, x2 का है 3, s2 के लिए है 1 और s1 का है 0, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 4 3, उसके बाद S1 है ना, तो S1 के नीचे 0 और S2 के नीचे 1, ठीक है। उसके बाद अब हमने लिखना है दूसरा मैट्रिक्स, दूसरे मैट्रिक्स में हमने सारे वेरिएबल्स लिखने हैं। तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, x1 x2 s1 s2, ठीक है। ये इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि क्या होता है, हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिसेस की तो वो किस तरीके से होती है, 2 इंटू x1 प्लस 3 इंटू x2 प्लस 1 इंटू s1 प्लस 0 इंटू s2, ये एक इक्वेशन के लिए। और वैसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए हो जाता है 4 इंटू x1 प्लस 3 इंटू x2 प्लस 0 इंटू s1 प्लस 1 इंटू s2, ठीक है। तो इसीलिए ये हम कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब इक्वल टू b हमारा आता है राइट हैंड साइड वैल्यूज। तो राइट हैंड साइड पे क्या है हमारा 60 और 96, ठीक है। तो बन गई ना हमारी ये दो इक्वेशंस, पहली बन गई यहाँ से 2x1 प्लस 3x2 प्लस 1x2, सॉरी 1 इंटू s1 प्लस 0 इंटू s2 इज इक्वल टू 60, और इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन इक्वल टू 96, ठीक है। तो ये हमारा बन गया मैट्रिक्स फॉर्म में हमारी ये पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने के बाद अब हम जो हमारे सिंप्लेक्स मेथड में जो टेबल्स बनने हैं, जो हमने डिफरेंट इटरेशंस करनी है, हम वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, जैसे हम ग्राफिकल मेथड में करते थे कि मतलब पहले हम एक इनिशियल सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर फिजिबल रीजन में से ऑप्टिमल वैल्यू ढूंढते हैं, ठीक है। ऑप्टिमल मतलब जो बेस्ट, मैक्सिमाइजेशन के केस में हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पर है और मिनिमाइजेशन के केस में लोएस्ट वैल्यू कहाँ पर है। तो सिंप्लेक्स मेथड में भी हमने क्या करना है, एक इनिशियल सॉल्यूशन निकालना है, फिर हमने उसको चेक करना है कि वो ऑप्टिमल है या नहीं। अगर ऑप्टिमल हुआ तो हमें वहीं से आंसर मिल जाएगा, नहीं हुआ तो हमें उसे रिवाइज करना है, ठीक है। और तब तक रिवाइज करते रहना है जब तक हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो टेबल हमें कैसे बनाने हैं, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन पार्ट। देखिए हमने यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, उसके बाद जो हमने मैट्रिक्स
फॉर्म में लिखा था प्रॉब्लम को वो यहाँ मेंशन किया है, और नीचे आप देख रहे होंगे एक बड़ा सा टेबल है। तो इस टेबल को आपने एक सीक्वेंस में याद रखना है कि कौन से कॉलम के बाद हमें कौन सा लिखना है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा लगेगा कि मुश्किल है, बट जब आप एक बार स्टार्ट करोगे तो आपको ये बिल्कुल सिंपल लगेगा। ठीक है, देखिए अब इस टेबल में हमें क्या करना है। आप देखिए फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ बीवी, बीवी मीन्स बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सेकंड कॉलम में लिखना है बेसिक वेरिएबल्स। बेसिक वेरिएबल्स के लेफ्ट साइड पे हमने उसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं, राइट साइड पे हमने सोल्यूशन वैल्यूज लिखनी है। उसके बाद हमने जितने हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो हमने चारों लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है हमने x1, x2, s1, s2। ठीक है, और लास्ट में है मिनिमम रेशियो, ये बाद में जब हम कैलकुलेट करेंगे आपको तब बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल क्या सीक्वेंस है, बेसिक वेरिएबल्स, लेफ्ट साइड पे उसके कोफिशिएंट्स, राइट साइड पे हमने लिखनी है सॉल्यूशन वैल्यूज जिसको हम बी आई से डिनोट करते हैं, उसके बाद चारों वेरिएबल्स, और लास्ट में हमारा आ गया मिनिमम रेशो। ठीक है, अब ये जो x1, x2, s1, s2 हमारे ये वेरिएबल्स हैं, हम इनको क्या बोलेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये जितने हैं इन सबको हम बोलते हैं ए आई जे। ए आई जे हमने क्यों बोला, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स था ना a इंटू एक्स इक्वल टू बी, है ना। तो ये जो a मैट्रिक्स था इसमें ये जितनी वैल्यूज हैं हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए आई जे के साथ। तो ए आई जे का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, ith रो एंड jth कॉलम की जो वैल्यू होगी हमने वो यहाँ पर लिखनी है। राइट, चलिए तो सबसे पहले हम यही वैल्यूज लिख लेते हैं क्योंकि ये सबसे सिंपल है। तो हम लिख लेते हैं, देखिए ये है ना 2310, तो हम लिख लेते हैं 2310, और सेकंड हमारा क्या है 4301, हम यहाँ लिख लेते हैं 4301। राइट, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये जो येलो कलर का हमने हाईलाइट कर रखा हुआ है, सबसे ऊपर जो रो है वो है हमारी कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको हम सी जे से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे जितने वेरिएबल्स हैं हमने उसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन x1 का कोफिशिएंट है 40, तो हमने यहाँ x1 के ऊपर लिख देना है 40। x2 का कोफिशिएंट है 35, तो हमने x2 के ऊपर लिख देना है 35। S1 का कोफिशिएंट 0, S2 का भी 0, तो यहाँ हम लिख देंगे 0 0। राइट, उसके बाद अब हमने लिखने हैं बेसिक वेरिएबल्स। तो देखिए बेसिक वेरिएबल्स के लिए आप एक रूल याद रखिए कि ये जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं, हम जितनी भी हमारे पास वैल्यूज है ना, हमने यहाँ वो वेरिएबल्स लिखने होते हैं जो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की वैल्यूज 1 होती हैं और उसके अलावा बाकी सब 0 होती हैं। ठीक है, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये 1001, या फिर अगर 3 by 3 का मैट्रिक्स है तो इस तरीके से बनेगा, डायगोनल पे सारे 1 और बाकी 0, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स बनना चाहिए। ठीक है, जितनी रोज उतने कॉलम्स। और यहाँ पर हमारे क्योंकि ये जो अब आप एक काम कीजिए, हम देखते हैं ये 3 by 3 वाला हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमारे पास देखो ये जो हमने अभी ये मैट्रिक्स लिखा है जिसमें 2310 4301 ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, इसमें हमने देखना है कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहाँ पर बन रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ही हमने जो मार्क किया है ये हमारा बनता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001, है ना। डायगोनल पे ये 1 है और बाकी की वैल्यूज 0 हैं, और ये हमारे किसकी वैल्यूज हैं, S1 और S2 की, है ना। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से वेरिएबल्स बना रहे हैं, S1 S2। तो हम जो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, जो सबसे पहला टेबल बनेगा इनिशियल सॉल्यूशन, उसमें हम S1 और S2 को हम बेसिक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, S1 S2, और इनके कोफिशिएंट्स क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, 0 0, तो हमने इनके यहाँ पर कोफिशिएंट्स लिख दिए 0 0। ठीक है, और सॉल्यूशन वैल्यूज में हमने कौन सी लिखनी है, ये जो राइट हैंड साइड पे है ना दोनों कॉन्स्टेंट्स के, वो हम लिखेंगे 60 और 96। ठीक है, ये हमने लिख दी सॉल्यूशन वैल्यूज। अब यहाँ पर सॉल्यूशन वैल्यूज हम इसको क्यों कह रहे हैं, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम मान के चलें, बेसिकली मतलब ये होता है, हम क्या करते हैं कि इनिशियल सॉल्यूशन में ये मान के चलते हैं कि जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं S1 S2
और इसके अलावा जो वेरिएबल्स होंगे हम उनको बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसके अलावा कौन से हैं, x1 और x2। तो हम इनको इक्वल टू 0 मान के चलते हैं, ठीक है। जब इनको हम 0 मान के चलेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा हमारी, देखिए 2 इंटू x1 ये 0, 3 इंटू x2 ये भी 0, तो s1 इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो इसीलिए हमने s1 मान के चलिए s1 इक्वल टू 60। और फिर उसके बाद इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में देखेंगे तो हमारा s2 आएगा 96, ठीक है। तो हमने फिलहाल, आप इतनी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो आपने करना क्या है, ये जो हमारे सरप्लस या स्लैक वेरिएबल्स होते हैं यूजुअली हमारे वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं इनिशियली, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आपको ये ध्यान में रखना है, आपको हमेशा चेक करना है कि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से वेरिएबल से बन रहा है, आपने यहाँ पर वही वाले वेरिएबल्स लेने हैं, ठीक है। तो ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब हमने करनी है कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस हमने क्या करनी है, देखिए ये सब लिखने के बाद अब हम नेक्स्ट चीज क्या कैलकुलेट करेंगे, ZJ, ये टर्म्स आपको याद रखनी है, ZJ एंड डेल्टा J, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ZJ किसके बराबर आता है आपका, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, दिस इज समेशन ऑफ CB, आई लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे CBI, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने AIJ के साथ, ठीक है। और डेल्टा J के लिए फॉर्मूला हमें याद रखना है CJ माइनस ZJ, राइट। अब देखिए, अब हम पहले देखते हैं कि ये ZJ कैलकुलेट कैसे होगा। देखिए ZJ के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा, समेशन ऑफ CBI इंटू AIJ, ठीक है। तो हमने ये कैलकुलेशंस करनी है। देखिए ये जो पहले 3 कॉलम है इसके लिए हमने कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसीलिए हमने ये पूरा जो है इन तीनों कॉलम्स को मर्ज कर दिया, ठीक है। हमारी ये कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, x1 x2 s1 s2 के लिए, ठीक है। इन चारों के लिए हमने कैलकुलेशन करनी है। अब ये कैलकुलेशन कैसे होगी, देखिए CBI इंटू AIJ। तो जब हम x1 वाला कॉलम ले रहे हैं तो हमने क्या करना है, CB यहाँ पर है 0 और AIJ इसी का वाला, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और फिर समेशन है ना शुरू में, तो समेशन का मतलब x1 वाले जितनी भी वैल्यूज हैं हमने उनको मल्टीप्लाई और ऐड करना है। तो क्या बन जाएगा, 0 इंटू 2 और 0 इंटू 4, और इन दोनों को हमने ऐड करना है, समेशन है, ठीक है। तो CB की वैल्यू इंटू AIJ की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे कॉलम के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए 0 इंटू 3 इस तरीके से, और यहाँ पर 0 इंटू 3, और दोनों को हमने ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 3, राइट। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट कॉलम के लिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 0 इंटू 1 एंड 0 इंटू 0, और दोनों को ऐड कर देना है। ये हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, और इसी तरीके से अब हम फोर्थ के लिए लिख लेते हैं 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। अब हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। पहला, ये देखिए सारी 0 आएंगी क्योंकि 0 0 हर एक में ही आ रहा है, तो दिस इज इक्वल टू 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। ये हो गया हमारा ZJ कैलकुलेट। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा J। डेल्टा J इज इक्वल टू CJ माइनस ZJ। CJ हमारा कहाँ पर है, ये ऊपर, ठीक है। और ZJ अभी हमने कैलकुलेट किया, तो हमने इनको माइनस करते जाना है। तो पहले में क्या हो जाएगा, 40 माइनस 0, दिस इज 40। दूसरे में हो जाएगा 35 माइनस 0 इज 35, देन 0 माइनस 0 एंड 0 माइनस 0, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमारी आ गई। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, अब हमें ऑप्टिमैलिटी चेक करनी है। अब ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर क्या कंडीशन है कि ऑल डेल्टा J वैल्यूज दे शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब जो हमने ये डेल्टा J कैलकुलेट किया है ना, ये सारी वैल्यूज या तो 0 होनी चाहिए या फिर 0 से कम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब नेगेटिव वैल्यूज हो या फिर 0 हो, पॉजिटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो जब तक एक भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तब तक हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ये इसका मतलब हम लिखेंगे सिंस ऑल
delta j values are not less than or equal to 0, therefore solution is not optimal. ठीक है, अब अगर सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो वी नीड टू रिवाइज आवर सोल्यूशन, राइट। अब उसको रिवाइज कैसे करना है? रिवाइज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अभी हमने डेल्टा जे की वैल्यूज देखी ना, इनमें से हम देखेंगे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू इनमें से है 40, राइट। 40 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। हम इसको बोलेंगे दिस इज आर एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, एंटरिंग वेरिएबल मतलब नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये वाला वेरिएबल एंटर करेगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एंटरिंग वेरिएबल। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा ये कॉलम है, इस पूरे को हम बोलेंगे दिस इज आर की कॉलम। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा की कॉलम, के सी से हम लिख देते हैं की कॉलम, राइट। ये हो गया। उसके बाद हमने मिनिमम रेशो कैलकुलेट करनी है। मिनिमम रेशो कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, बी आई अपॉन के सी वैल्यू। ठीक है, हमारा ये की कॉलम है x1 वाला। ठीक है, हमने क्या करना है, जो बी आई सोल्यूशन वाली वैल्यूज हैं उसको डिवाइड करना है किसके साथ, की कॉलम की वैल्यू के साथ। तो अगर हमारा ये की कॉलम बना है तो हम डिवाइड किसको करेंगे, 60 डिवाइड बाय 2 एंड 96 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 60 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 30 एंड 96 डिवाइड बाय 4 ये हमारा आ जाता है 24। ठीक है, और इसमें से जो स्मॉलर वैल्यू होगी, ठीक है, जब भी हम मिनिमम रेशो कैलकुलेट करेंगे तो इनमें से जो सबसे मिनिमम होगा हमने वो चूज करना है। ठीक है, और सबसे मिनिमम कौन सा है यहाँ, 24 वाला। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी रो बनेगी उसे हम बोलेंगे की रो। ठीक है, और ये हमारा होगा लीविंग वेरिएबल, इसलिए एरो बाहर की तरफ निकाला है। ठीक है, तो हमारा x1 हो जाएगा एंटरिंग वेरिएबल, और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये s2 है, s2 हमारा हो जाएगा लीविंग वेरिएबल। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं लीविंग वेरिएबल एल वी। मतलब ये कि जब हमने अब नेक्स्ट टेबल बनाना है तो उसमें हम ये s1 s2 जो शुरू में लिए थे बेसिक वेरिएबल्स, इसमें से हमने s2 को रिप्लेस करना है। ठीक है, s2 को रिप्लेस किसके साथ करना है, x1 के साथ, क्योंकि s2 हमारा लीविंग वेरिएबल है, x1 हमारा एंटरिंग वेरिएबल है। तो नेक्स्ट टेबल में s1 एज इट इज रहेगा, s2 की जगह हमारा x1 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो सारी वैल्यूज हैं टेबल की ये भी रिवाइज होंगी। वो कैसे रिवाइज होंगी उसके लिए हमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो अगर आपको ये पहला स्टेप क्लियर नहीं होगा तो आप नेक्स्ट टेबल में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए ये पहला टेबल पहले बहुत अच्छे से याद कर लें कि हमें कैसे सीक्वेंस में कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं और कैसे कैसे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम इसको रिवाइज कैसे करेंगे। ओके, सो ये जो आप यहाँ पर दो टेबल देख रहे हैं, ऊपर टेबल जो है वो हमने अभी जो सारी कैलकुलेशंस की इनिशियल टेबल लिखा है, तो हमने यहाँ दोबारा इसलिए लिखा है क्योंकि नेक्स्ट टेबल जो हमें इसके बाद बनाना है उसके लिए हमें इन वैल्यूज की हेल्प चाहिए होगी। ठीक है, तो देखिए सेम टेबल हमने नीचे बनाया है, सारी वैल्यूज मतलब नॉट वैल्यूज, सारी जो हेडिंग्स हैं वो सारी हमने लिखी हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब कोफिशिएंट जो ऊपर वाला ये कॉलम है ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो तो सेम रहना है, इसलिए हमने वो लिख दिए हैं। बाकी की वैल्यूज अब कैसे लिखनी है, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं अब हम बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, अब बेसिक वेरिएबल्स हमने कहा था s1 हमारा सेम रहेगा और s2 हमारा रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, x1 के साथ। ये हमारा एंटरिंग वेरिएबल है, तो हम यहाँ लिखेंगे x1। ठीक है, अब इसके हमने कोफिशिएंट्स लिखने हैं लेफ्ट साइड पे, तो s1 का कोफिशिएंट तो 0 ही है और x1 का कोफिशिएंट क्या है, देखिए यहाँ से ही पता लग जाएगा 40। ये हो गया। सॉल्यूशन वैल्यूज और जो बाकी की वैल्यूज हैं वो सब चेंज होंगी। ठीक है, अब वो चेंज कैसे होंगी, देखिए सबसे पहले अब ये जो नया वेरिएबल आया है हम उसके लिए बताते हैं क्या करना है। जो न्यू वेरिएबल है मतलब एंटरिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यूज कैसे चेंज होंगी, हम इसे लिखेंगे डिवाइड ऑल वैल्यूज बाय की एलिमेंट, के ई की एलिमेंट। की एलिमेंट हमारा कौन सा है, ये जो 4 हमने हाईलाइट किया है ना,
ये की कॉलम और की रो के इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू आती है ना, वो उसे हम की एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए S2 वाली रो जो थी हमारी, वो लीविंग वाली थी, सॉरी की रो थी, और ये 40 वाली X1 वाली हमारी की कॉलम था। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आता है ये 4। तो हमारा यहाँ पर की एलिमेंट है 4, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि x1 कैलकुलेट करने के लिए, x1 किसकी जगह आया है, s2 की जगह, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, s2 वाली रो में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको हम डिवाइड करेंगे की एलिमेंट की वैल्यू के साथ, मतलब 4 के साथ, ठीक है। तो यहाँ क्या वैल्यूज बन जाएंगी, देखिए यहाँ पर b आई था 96, तो हम इसको कर देंगे 96/4। ये सॉल्व करने पे आता है 24, ठीक है। फिर x1 में था हमारा, ये है 4301। ऊपर देखिए s2 वाली रो में 4301 है ना, तो ये सारी जितनी ओल्ड वैल्यूज हैं इनको हमने डिवाइड करना है 4 के साथ। तो ये हमारा हो जाएगा 4/4, देन वी हैव 3/4, उसके बाद है हमारा 4301, तो 0/4 एंड 1/4, ठीक है। तो 4/4 हो गया हमारा 1, 3/4 उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, 0/4 इज 0 एंड 1/4 इज 1/4, इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा जो एंटरिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यूज। अब जो पहले से जो हमारा वेरिएबल था उसकी वैल्यूज में कैसे चेंज होगा, देखिए यहाँ पर S1 जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल है, एग्जिस्टिंग वेरिएबल, उसके लिए देखो कैसे कैलकुलेशंस होंगी। हम क्या करेंगे, ये बहुत ध्यान से आपको याद करना है। ओल्ड वैल्यू, ठीक है, मतलब S1 वाली रो में जितनी ये ओल्ड वैल्यूज हैं, हमने उसमें से किसको माइनस करना है, माइनस, हम यहाँ लिखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग ओल्ड वैल्यू बिलो और above key element into corresponding value in new row, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए अभी आपको ये थोड़ा सा मतलब स्टेटमेंट देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, अदरवाइज ये बिल्कुल सिंपल है। करना हमने क्या है, देखिए पहली वैल्यू हम देते हैं, सपोज यहाँ एग्जांपल देखते हैं, जैसे S1 में हमने ये bi, इसको सपोज अब चेंज करना है ना, 60 को अगर चेंज करना है, ये कैसे होगा, ओल्ड वैल्यू है 60, 60 माइनस, क्या माइनस करना है, हमने लिखा है ओल्ड वैल्यू बिलो और अबव की एलिमेंट है 4। अब इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, ZJ वाली नहीं लेनी है, ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं वही उन्हीं की वैल्यूज लेनी है। इसके ऊपर है 2, ये हो जाएगा 2 इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन न्यू रो, ठीक है। तो न्यू रो जो हमारी बनी है x1 वाली है ना, तो इसमें न्यू वैल्यू क्या है 24, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 के साथ, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 60 माइनस 2 इंटू 24 इज 48, ये आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे 12, ये हमारी वैल्यू आ गई। उसी तरीके से अब देखो, अगर हमें x1 कैलकुलेट करना है, x1 हमारी देखिए, x1 में पुरानी वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड वैल्यू इज 2, 2 माइनस, किसको माइनस करना है, देखिए ओल्ड वैल्यू अबव की एलिमेंट वो है 2, इनटू मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, जो ये x1 के नीचे यहाँ पर नई रो में वैल्यू न्यू वाली आई है 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0, ठीक है, ये हो जाएगा 0। इसी तरीके से जब हमें x2 को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x2 की पुरानी वैल्यू है 3, तो ओल्ड वैल्यू इज 3, 3 माइनस की एलिमेंट के ऊपर वाली वैल्यू है 2, और इसमें न्यू वैल्यू आई है 3/4, ठीक है, 2 इंटू 3/4, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 3 माइनस 3/2, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 माइनस 3/2 विच इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 3/2। इसी तरीके से अब हम S1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आप भी फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए, आई होप ये आपको
समझ आ गया होगा। अभी आप फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, अदरवाइज दिस इज वेरी सिंपल। अब देखिए S1 ये पुरानी वैल्यू है यहाँ पर 1, तो ओल्ड वैल्यू इज 1 माइनस ओल्ड वैल्यू अबव की एलिमेंट वो है 2 इंटू न्यू वैल्यू क्या आई है यहाँ पर 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0 इज 0, तो दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, और इसी तरीके से अब हम S2 लास्ट वैल्यू ये कैलकुलेट करते हैं, ये कितनी आएगी, देखिए 0, ओल्ड वैल्यू इज 0, तो 0 माइनस ओल्ड वैल्यू अबव की एलिमेंट इज 2 इंटू न्यू वैल्यू आई है 1/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 माइनस ये 2 2 4 1/2 विच इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा -1/2। राइट, इज दिस क्लियर? तो ये हमारी ये वाली वैल्यूज आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना है ZJ और डेल्टा जे। ठीक है, डेल्टा जे के लिए हमें ZJ चाहिए, तो पहले ZJ कैलकुलेट करेंगे, वो होता है हमारा समेशन ऑफ CBI इंटू AIJ। और AIJ वाली वैल्यूज कौन सी हैं, ये सारी x1 x2 s1 s2 है ना, मैट्रिक्स वाली जो वैल्यूज थी ये सारी। तो अब हम जैसे पहले किया था 0 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 1। देखिए, अब आई होप यहाँ मुझे एरोज बनाने की जरूरत अब पड़नी नहीं चाहिए वैसे, तो फिर भी चलो आपको एक दो वैल्यूज दिखा देते हैं। हमने CB ये वाली वैल्यू इंटू AIJ वाली वैल्यू है ये। ठीक है, हमने यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, तो ये और 40 इंटू 1। ठीक है, ऐसे ही करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 0 प्लस 40, ये आ जाएगा हमारा 40। ठीक है, इसी तरीके से आगे है हमारी x2 की वैल्यू, तो x2 के लिए अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं 0 इंटू 3/2, यहाँ लिख लेते हैं साथ साथ 0 इंटू 3/2 प्लस 40 इंटू 3/4, 40 इंटू 3/4, तो ये कितना हो जाएगा, पहला तो 0 ही हो जाएगा, 40 इंटू 3/4 4 10 40, 10 इंटू 3 इज 30, ये आ जाएगा हमारा 30। ठीक है, उसके बाद S1 के लिए 0 इंटू 1 इज 0 और ऐड करना है 40 इंटू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा सारा 0। और नेक्स्ट में 0 इंटू -1/2, 0 इंटू -1/2 प्लस 40 इंटू 1/4 विच इज इक्वल टू, ये 0 से 0 हो जाएगा और उसके आगे वाला 40 इंटू 1/4, 4 10 40, ये आ जाएगी वैल्यू हमारी 10। ठीक है, ZJ आ गया, अब डेल्टा जे कैलकुलेट करना है, और डेल्टा जे के लिए क्या फॉर्मूला है, CJ माइनस ZJ। राइट, तो इसके लिए अब क्या कैलकुलेशन हो जाएंगी हमारी, ऊपर हमारा CJ है सबसे ऊपर वाली रो में 40 35 0 0, और हमने कॉरेस्पॉन्डिंग ZJ की वैल्यूज माइनस करते जाना है। तो पहले में हो गया 40 माइनस 40 0, नेक्स्ट में 35 माइनस 30 5, उसके बाद 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 10 इज -10। इसके बाद हम क्या करते हैं, डेल्टा जे कैलकुलेट करने के बाद अब हम ऑप्टिमैलिटी वाली कंडीशन देखते हैं। उसके लिए हम क्या कहते हैं, सारे डेल्टा जे वैल्यूज नॉन नेगेटिव, सॉरी, सारी ऑल डेल्टा जे वैल्यूज शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, या तो नेगेटिव हो या तो 0 हो, एक भी पॉजिटिव आ रहा है मतलब अभी भी ऑप्टिमल नहीं है। तो हमारी एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना 5, तो इसका मतलब अभी भी हम ऑप्टिमल सोल्यूशन तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो अगर हम नहीं पहुंचे हैं तो हमें रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के लिए हमें क्या देखना है, एंटरिंग वेरिएबल एंड लीविंग वेरिएबल। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा जे में देखते हैं हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट वैल्यू है 5, तो ये हमारा बन जाएगा की कॉलम और एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, दिस इज एंटरिंग वेरिएबल, और ये वाला कॉलम x2 वाला बन जाएगा, इसको हम लिख देते हैं की कॉलम। ठीक है, x2 वाला हो गया की कॉलम और x2 हो गया हमारा एंटरिंग वेरिएबल। लीविंग वेरिएबल के लिए हम मिनिमम रेशो निकालते हैं। मिनिमम रेशो कैसे निकलेगी, हमने जो सोल्यूशन वैल्यूज हैं BI वाली उसको डिवाइड करते हैं की कॉलम की वैल्यूज के साथ। ठीक है, तो की कॉलम की वैल्यूज के साथ डिवाइड कैसे करना है, देखिए हमारे पास ये वैल्यूज हैं 12 और 20,
4 है ना, ये लिख लेते हैं। अब डिवाइड करना है की कॉलम, तो की कॉलम है x2 वाला, तो ये है 3/2, 12 डिवाइडेड बाय 3/2, और दूसरा हमें करना है 24 डिवाइडेड बाय 3/4, राइट, 3/4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 24/3 इज 8, और ये ऊपर जाएगा 3 8 24 8 32, ठीक है, ये हो गया 32। अब मिनिमम रेशियो नाम ही है ना, तो इसका मतलब हमें मिनिमम वैल्यू देखनी है, और इनमें से मिनिमम कौन सी है हमारे पास, 8, ठीक है। तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी रो है वो हमारी बन जाती है की रो, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये वाली बन गई हमारी की रो, और ये वाला बन गया हमारा लीविंग वेरिएबल, ठीक है। अब एरो अंदर की साइड शो कर दिया है रो दिखाने के लिए, अदरवाइज दिस इज लीविंग वेरिएबल, ठीक है। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट टेबल जब हम बनाएंगे तो हमारा S1 निकल जाएगा, इट विल लीव, और उसको रिप्लेस कौन करेगा, हमारा x2, ठीक है। सो S1 विल बी रिप्लेस्ड बाय x2 वेरिएबल, ठीक है। सो इसी तरीके से जैसे अभी हमने अब ये जो फॉर्मूला ऊपर यूज किया ना, जो हमारा एंटरिंग वेरिएबल है, नया वेरिएबल जो आया है, चलो न्यू लिख देते हैं ताकि एग्जिस्टिंग और न्यू के साथ कंफ्यूजन ना हो। जो नया वेरिएबल आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे की एलिमेंट की वैल्यूज के साथ, और जो हमारा एग्जिस्टिंग है, x1 एग्जिस्टिंग है ना, तो इसके लिए हम ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए बनाते हैं अब हम नया टेबल। तो चलिए फटाफट से हम नेक्स्ट हमारा रिवाइज्ड टेबल की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमारा यहाँ पर S1 जो है ये हमारा लिविंग वेरिएबल है, तो S1 की जगह एंटर कौन कर रहा है, x2, तो हम यहाँ लिख लेते हैं x2, और दूसरा एज इट इज रहना है हमारा x1, ठीक है। अब इनके कोफिशिएंट्स क्या है, x2 का कोफिशिएंट है 35, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 35, और x1 का कोफिशिएंट है 40, ठीक है। ये कोफिशिएंट्स हमने लिख लिए। अब हमने क्या कहा था, हमारा जो नया वेरिएबल एंटर करता है उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी है। तो वो क्या कैलकुलेशन होती है, हमने जो पुरानी वैल्यूज होती हैं उस वेरिएबल की जिसको वो रिप्लेस कर रहा है उनको डिवाइड कर देना होता है की एलिमेंट के साथ। तो हमारा देखिए यहाँ ब्लू में की एलिमेंट है 3/2, क्योंकि ये किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, हमारा की कॉलम और की रो का, ठीक है। तो ये हमारा की एलिमेंट है, तो सिंपली हमें क्या करना है, सभी वैल्यूज को डिवाइड कर देना है 3/2 के साथ। तो पहले आ जाएगा 12/3/2, फिर उसके बाद आ जाएगा x1 के लिए 0/3/2, और फिर आ जाएगा 3/2/3/2, और फिर आ जाएगा 1/3/2, ठीक है। और S2 के लिए आ जाएगा -1/2/3/2। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या वैल्यूज मिलती हैं, पहले केस में हो जाएगा 3 4 12, 12 2 24, 24 डिवाइड बाय 3 इज 8, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाएगा 0/3/2 इज 0, 3/2/3/2 इज 1, 1/3/2 इज 2/3, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास -1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 2 2 कैंसिल, ये आ जाएगा -1/3, ठीक है। ये आ गई सिंपल वैल्यूज। अब हमें करना है x1, तो x1 के लिए चलिए फिलहाल के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, ओल्ड वैल्यू माइनस, किसको माइनस करना होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग ओल्ड वैल्यू बिलो और अबव की एलिमेंट, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यू है, कॉरेस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यू इन द रो, राइट। चलिए अब हमारे पास सबसे इसमें यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इजी क्या रहता है, ओल्ड वैल्यूज लिख लेते हैं सबकी, ठीक है। तो यहाँ पर है 24, देन वी हैव 1, उसके बाद है 3/4, उसके बाद है 0, और उसके बाद है लास्ट में 1/4, ठीक है। ओल्ड वैल्यूज लिख ली, माइनस कर देना है सब में से, और माइनस किसको करना है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं हमारा कॉरस्पॉन्डिंग ओल्ड वैल्यू बिलो और अबव की एलिमेंट, की एलिमेंट की अब ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, नीचे वैल्यू है 3/4, ठीक है। तो सब में हमें 3/4 लिखना है,
सब में हम 3/4 लिख लेते हैं। देखिए अगर ऐसे लिखने से क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि जब आप बार बार ऊपर नीचे वैल्यूज देखते हो तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले आप ओल्ड वैल्यूज लिख लो, फिर माइनस का साइन सबके साथ लगा दो, फिर ब्रैकेट बनाओ और ब्रैकेट में सबसे पहले लिखो जो की एलिमेंट के ऊपर या नीचे वाली वैल्यू है। तो यहाँ ऊपर कोई नहीं है, नीचे वाली वैल्यू हमने ले ली, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, न्यू वैल्यू के साथ। न्यू वैल्यू ऊपर देखिए, अभी हमने ऊपर देखी, न्यू वैल्यू है 8, ठीक है। इसमें न्यू वैल्यू है 0, इसमें ऊपर न्यू वैल्यू है 1, फिर है यहाँ पर 2/3 और फिर यहाँ पर है -1/3, ठीक है। ये सारी वैल्यूज लिख दी। अब एक ही साथ हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। -1/3, तो इसको कैलकुलेट करने पर हमें क्या वैल्यूज मिलेंगी। पहले में देखिए 24 माइनस 3/4 इंटू 8, 4 2 8, 3 2 6, 24 माइनस 6 इज 18, राइट। उसके बाद 1 माइनस 3/4 इंटू 0, ये 0 हो गया, 1 माइनस 0 इज 1। उसके बाद है 3/4 माइनस 3/4 0, फिर नेक्स्ट है 0 माइनस 3/4, 2/3, 3 3 कैंसिल, 1/2 माइनस 1/2, राइट। और फिर लास्ट में हमारे पास है 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस 1/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2, ठीक है। आप कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। ये हमारी आ गई वैल्यूज, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला जरा हटा देते हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ ZJ और डेल्टा J कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप फटाफट से, अब आपको पता है कैलकुलेशंस कैसे करनी है, तो आप जल्दी से यहाँ फॉर्मूले लिख लो और कैलकुलेशंस स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ZJ इज इक्वल टू समेशन ऑफ CBI इंटू AIJ, और AIJ हमारा कौन सा होता है, ये जो X1 X2 S1 S2 है, ठीक है, AIJ। ये हमारी चारों वैल्यूज हैं। और उसके बाद डेल्टा जे निकालना है। डेल्टा जे होता है हमारा CJ माइनस ZJ, ठीक है। चलिए अब फटाफट से कैलकुलेशन कीजिए। पहले केस में क्या हो जाएगी, अब हम डायरेक्टली यहाँ से बोलते जाएंगे। हमने यहाँ से X1 X2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 35 इंटू 0 इज 0, प्लस 40 इंटू 1 इज 40, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा यहाँ पर 40। उसके बाद है 35 इंटू 1 इज 35, प्लस 40 इंटू 0 इज 0, तो ये आ जाएगा 35। उसके बाद है 35 इंटू 2/3, चलो यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 35 इंटू 2/3 प्लस 40 इंटू -1/2, तो ये हमारा आ जाएगा 35 इंटू 2, 70/3, और यहाँ पर आएगा -20, विच इज इक्वल टू 3 2 60, 70 माइनस 60, ये आ जाएगा -10/3, सॉरी 10/3, 70 माइनस 60 ये आएगा 10/3, ठीक है। चलो इसको हम हटा के सिंपल 10/3 लिख लेते हैं। आई होप ये कैलकुलेशन तो आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं 10/3। उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या आएगी हमारी, इसको भी लिख लेते हैं। 35 इंटू -1/3 प्लस 40 इंटू -1/3, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे आएगा -35/3 -40/3, विच इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, सॉरी 40 इंटू 1/2 है, सॉरी दिस इज माइनस नहीं है, 40 इंटू 1/2 है, सॉरी हमने ऊपर वाली वैल्यू देख ली। तो देखिए आप इसको, आपने इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जब आप कैलकुलेशंस करें तो एक भी वैल्यू गलत ना नोट करें, ठीक है। तो एक भी वैल्यू गलत हुई तो सब कुछ गलत हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा -35/3 प्लस 20, which is equal to 60 60 minus 35 is 25, तो ये हो जाएगा आपका 25/3, ठीक है। तो हम ये हटा के सारी कैलकुलेशन डायरेक्टली लिख देते हैं 25/3। तो ये हो गई हमारी सारी ZJ की वैल्यूज। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, डेल्टा जे। मेन वही है, वहीं से हमें ऑप्टिमैलिटी का पता चलेगा, ठीक है। तो पहले केस में देखिए CJ माइनस ZJ, CJ है 40, 40 माइनस 40 इज 0, ठीक है। 40 माइनस 40 इज 0। उसके बाद
नेक्स्ट इज 35 माइनस 35 इज 0, और उसके बाद 0 माइनस 10/3 इज -10/3, और नेक्स्ट आता है 0 माइनस 25/3 इज -25/3। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, हमारी डेल्टा जे की वैल्यूज को चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए अब हमारे पास डेल्टा जे की वैल्यूज 0 और नेगेटिव हैं, एक भी पॉजिटिव डेल्टा जे वैल्यू नहीं है। इसका मतलब नाउ वी हैव रीच्ड आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन अब हमें देखना कैसे है। सोल्यूशन के लिए हम देखते हैं हमारी सोल्यूशन वैल्यूज, जिसको हम बी आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे हमारी यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यूज है ना। देखिए x1 है 18 और x2 है 8। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू 18 एंड x2 इज इक्वल टू 8 इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो यही हमें कैलकुलेट करना होता है। तो x1 is 18, x2 is 8 is the optimal solution, right? So this is how we proceed in our simplex method. तो इस तरीके से हमें टेबल बनाने हैं, और मैक्सिमाइजेशन के केस में हमें कहाँ तक जाना है, जब तक हमारे डेल्टा जे की वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू 0 ना आ जाए। ठीक है, तो जब तक वो नहीं आएंगी तब तक हम रिवाइज करते रहेंगे। ओके, तो देखिए इस तरह से हमारे ये टेबल्स बनते हैं। ये है हमारा फर्स्ट टेबल जो इनिशियल सॉल्यूशन था, फिर हमने उसको एक बार रिवाइज किया और फिर हमने उसको फिर से रिवाइज किया, और यहाँ पर आकर हमने देखा कि हमारी ये जितनी भी डेल्टा जे वैल्यूज हैं ये सारी इधर दे आर इक्वल टू 0 और दे आर लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो वंस वी गेट ऑल डेल्टा जेज लेस देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब वी हैव रीच्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एंड दैट मीन्स नो फर्दर इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। हमें और फर्दर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। और वो आंसर जैसे अभी हमने बताया ये हाईलाइटेड है x2 और x1 की वैल्यूज। तो हमारा देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब है वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2। तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x1 इक्वल टू 18 एंड x2 इज इक्वल टू 8। और साथ में हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज करने का, तो इसका मतलब हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो हमें इन वैल्यूज से मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट अगर हम मान के चलें कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है, तो दिस इज इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 40x1 प्लस 35x2। तो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें विल गेट 40 इंटू 18 प्लस 35 इंटू 8, और इसको सॉल्व करने पर विल गेट 720 प्लस 280 which is equal to 1000। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोई यूनिट्स गिवन नहीं थे तो हम यहाँ यूनिट्स मेंशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 1000। 720 प्लस 280 इज 1000। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक दो चीजें और नोट कर लीजिए जो हमें पता होनी चाहिए, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। अ फ्यू पॉइंट्स टू बी नोटेड। पहला पॉइंट है कि हमारे जो बेसिक वेरिएबल्स हैं ये आपको थोड़ा याद रखना है। हमारे बेसिक वेरिएबल स्टार्ट में तो हम S1 S2 लेते हैं जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अदरवाइज हमारे बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x1 एंड x2 जो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट बनते हैं फाइनली। सॉरी, दिस इज नॉट वैल्यूज, दिस इज वेरिएबल्स। तो बेसिक वेरिएबल्स आ गए हमारे x1 एंड x2। जो रिमेनिंग है उन्हें हम बोलेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल्स। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए इसीलिए हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हो जाएंगे यहाँ पर S1 एंड S2। ठीक है, और जब आप फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं तो नॉन बेसिक वेरिएबल्स जो हैं दे शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे यहाँ आपने देखा S1 की वैल्यू है -10/3 और S2 की वैल्यू है -25/3। ठीक है, ये 0 नहीं होने चाहिए। अगर ये 0 आते हैं तो आपको उस केस में वो केस बन जाता है मल्टीपल सॉल्यूशंस का। ठीक है, तो वो हम आगे जब स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे वहां पर ये क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है कि हमारे ये जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं S1 S2 वो 0 नहीं आने चाहिए। ठीक है, जब 0 नहीं आएंगे तो हम बोलेंगे हमारा यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, एंड इन केस वो 0 आ गए
तो उस केस में हम कहेंगे दैट इज अ केस ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैरी आउट द प्रोसीजर ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। तो हमने ये जो एग्जांपल की इसमें हमने सिर्फ 2 वेरिएबल्स कंसिडर किए थे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे एक और एग्जांपल मैक्सिमाइजेशन केस की, जिसमें हम 3 वेरिएबल्स लेकर हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।